नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज बीजेपी 42 वर्ष की हो गई। इस मौके पर देश भर के कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। साथ ही तुष्टीकरण का आरोप भी पीएम मोदी ने विपक्ष के ऊपर लगाया। पीएम ने कहा कि सरकार ने जो उपलब्धियां की हैं उनका कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की महिलाएं बीजेपी के साथ है और साथ ही साथ विपक्ष आज दो भागों में जब विश्व बटा हुआ नजर आ रहा है तो भारत की भूमिका अहम हो जाती है। भारत माता की वंदे। बीजेपी आज 42 साल की हो गई। स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर बीजेपी का झंडा फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वंशवाद पर तीखा हमला किया कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। पीएम मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर भारत पर पड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत अपनी नीति पर दृढ़ रहा है और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। पीएम ने कहा कि हाल में 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वापस आई और राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार किया है। आज के समारोह में बीजेपी की नई भगवा टोपी छाई रही जो सभी सांसद और कार्यकर्ता पहने हुए थे। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अब उसने इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर अपनी नजरें टिका दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले गुजरात में थे और आज वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहुंचे। यहां भी उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे। दोनों ही नेताओं ने एक रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उमड़ी ये भारी भीड़ बताती है कि सालों तक हिमाचल प्रदेश पर शासन करने वाले बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। मंडी में अपने रोड शो में केजरीवाल ने हिमाचल के लोगों से पंजाब और दिल्ली की तरह ही एक मौका देने की अपील की। हिमाचल वालों, इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है। चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया। इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश में। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार हिमाचल में तीसरी पार्टी उभर कर सामने आएगी। जब से पंजाब के नतीजे आए हैं तब से कांग्रेस और बीजेपी वाले हर रोज हिमाचल से बयान देते हैं हिमाचल में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। इसका मतलब आ सकती है। आदमी वही बोलता है जिसका डर होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के इस रोड शो का संदेश साफ है। सावधान, आम आदमी पार्टी यहां भी मुकाबले को तैयारी में लग गई है। हिमाचल प्रदेश चुनावों में जो बात आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगा हुआ है और पंजाब आम आदमी पार्टी अभी जीत कर आई है। लेकिन जो बात पक्ष में नहीं जाती वो ये है कि हिमाचल से उत्तराखंड भी लगा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। वहां पर आम आदमी पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई। कहने का मतलब यह है कि हर चुनाव अलग होता है।
और अभी शुरुआती समय है, बहुत ही शुरुआती समय है। धीरे धीरे करके जब समय आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कितना माहौल आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में बना पाती है। मंडी हिमाचल प्रदेश से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की, जिनके खिलाफ ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल अलीबाग की जमीन और दादर का फ्लैट अटैच करने का नोटिस दिया है। ईडी का दावा है कि गोरेगांव में पतराचाल पुनर्वास प्रोजेक्ट में बिल्डर ने अनियमितता कर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए कमाए। उसी पैसों में से 55 लाख रुपए गुरु आशीष कंपनी के एक डायरेक्टर प्रवीण राउत ने संजय राउत की पत्नी को दिया, जिससे कि संपत्ति खरीदी गई। ये आरोप संजय राउत के खिलाफ है। और आखिर क्या है गोरेगांव का पतराचाल प्रोजेक्ट और संजय राउत की उसमें क्या भूमिका है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में सिद्धार्थ नगर, अंग्रेजों के जमाने में यहाँ बनी मिलिट्री की बैरक आजादी के बाद गरीब विस्थापितों का आशियाना थी। लेकिन अब यहाँ के 672 निवासी फिर से विस्थापित हो गए हैं, क्योंकि पुनर्विकास के नाम पर बिल्डर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ की एफएसआई दूसरे बिल्डरों को बेच दी और इन्हें अधर में छोड़ दिया। यहाँ के 672 रहिवासियों ने सपना देखा एक अच्छे मकान का, करार किया गया बिल्डर से, लेकिन वो मकान नहीं मिला। नतीजा ये है कि कुछ लोग अभी किराए के मकान में विस्थापित के तौर पे रह रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको वहन नहीं कर पाने की वजह से विरार या वसई या फिर पनवेल चले गए हैं, और कुछ लोग तो अपने गांव चले गए हैं। और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके भी एक दर्द है कि पिछले 6 साल से उन्हें जो किराया देने की बात कही थी बिल्डर ने, वो किराया भी नहीं मिल रहा है। तो अपने जेब से ही वो 30 से 40 हज़ार रुपया किराया भर कर रह रहे हैं। साल से संघर्ष कर अभी तक 5 साल से किसी को भाड़ा नहीं मिला है, और तब 40,000 भाड़ा मिलता था। काफी आंदोलन की हमने, मोर्चे, उपोषण, भाड़ा 2 बार मोर्चा लेके गए थे। यहाँ पर उपोषण किया गया था। देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, उद्धव साहब ने बुला के भी वहाँ मीटिंग करवा के उन्होंने कहा था कि आप पीछे हट जाइए, आपका प्रोजेक्ट हम करेंगे। सुभाष देसाई साहब ने काफी हमें मदद की इस प्रोजेक्ट में। देखो घोटाला तो हुआ है, पर किसने किया है हमको मालूम नहीं है। तो संजय राउत भी कभी आया, क्योंकि प्रवीण राउत से संजय राउत का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, और जो कार्रवाई कल हुई वो ईडी कहीं न कहीं पत्राचाल का उल्लेख किया गया उसमें। नहीं, संजय राउत साहब कभी यहाँ पे दिखे नहीं हमको, या कोई उनका यहाँ पे ये नहीं है। बहरहाल अब सरकार के दखल के बाद माहडा ने खुद इनके पुनर्वास की जिम्मेदारी ली है, तो एक उम्मीद जगी है। लेकिन संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने से सभी चिंतित हैं कि कहीं अब ये प्रोजेक्ट राजनीति का शिकार न हो जाए। दरअसल ईडी का दावा है कि पतराचाल के 672 परिवारों के पुनर्विकास के लिए सोसाइटी माहडा और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर थे एसडीआईएल के राकेश वाधवान, सारंग वाधवान और प्रवीण राउत। कंपनी पर आरोप है कि उसने माहडा को गुमराह कर वहां की एफएसआई पहले तो 9 दूसरे बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा किए। फिर मिडोज नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर 138 करोड़ रुपए फ्लैट बुकिंग के नाम पर वसूले, लेकिन 672 असली किराएदारों को उनका मकान नहीं दिया। इस तरह कंपनी ने तकरीबन 1039 करोड़ रुपए बनाए। ईडी का आरोप है कि बाद में एसडीआईएल ने गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से प्रवीण राउत ने 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी के किरीट सोमैया पर पलटवार किया है। किरीट सोमैया ने विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किया। मेरे पास एविडेंस है, कागज है, पूरे पैसा लेन देन के उसके फोटोज है, वीडियोज है, सब कुछ है विक्रांत के नाम पर, सेव विक्रांत के नाम पर। और उसने उस वक्त कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, ये सब पैसा 200 करोड़ रुपया मैं राजभवन में जमा करूंगा। उस वक्त मेरे हिसाब से 57 करोड़ रुपया जमा हुआ। और हमने हाल ही में राजभवन से पूछा कि क्या पैसा आपके पास जमा हुआ है? राजभवन से मेरे पास पत्र आया है। इस प्रकार से कोई राशि हमारे पास जमा नहीं हुई है। वहीं किरीट सोमैया का कहना है कि संजय राउत बिना सबूत के कुछ भी आरोप लगाते हैं। अभी तक 17 आरोप दे, नील सोमैया, किरीट सोमैया, मेधा सोमैया, एक भी कागज दे पाए क्या? उनके पास डॉक्यूमेंट हो गए, उन्होंने जरूर उद्धव ठाकरे को दे, इंक्वायरी हो, मैं कोई भी इंक्वायरी के सामने जाने तैयार हूं। इस बीच संजय राउत के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात में संजय राउत पर ईडी कार्रवाई का मुद्दा उठाया और उन पर अन्याय होने की बात कही।
दिल्ली से राजू रंजन के साथ, मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और संजय राउत के खिलाफ जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, उसकी गूंज आज दिल्ली में भी सुनाई दी है। एनसीपी नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात में यह मुद्दा उठाया। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुलाकात के बाद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूछा कि आखिर संजय राउत के खिलाफ यह कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत के खिलाफ अन्याय हुआ है। संजय राउत राज्यसभा के मेरे करीब सामना के संपादक एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनके आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है, और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट, और इसलिए ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। बस संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? Just because he is making some statement, because sometimes he is right, sometimes he criticizes. पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए गए हैं और इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 105 रुपये 41 पैसे हो गई है, जबकि डीजल भी 80 पैसे महंगे होकर 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, हर दिन पिछले 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने संसद में तीखा विरोध जताया है। बुधवार को पेट्रोल डीजल दोनों 80-80 पैसे महंगे हो गए। पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले 16 दिन में 14वीं बार बढ़ गई। इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने बुधवार को लोकसभा में नाराजगी जताई और चर्चा की मांग स्वीकार न होने पर सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा में भी चेयरमैन ने विपक्षी सांसदों की पेट्रोल डीजल पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की। आज सारे अपोजिशन पार्टीज ने पेट्रोल डीजल हाइक का बारे में चर्चा चाह रहे थे। हम लोग प्रधानमंत्री आज का जवाब चाह रहे थे। आज क्वेश्चन आवर में प्रधानमंत्री का आना था, प्रधानमंत्री नहीं आ पाए, बट सरकार से जवाब मांग रहे थे। पेट्रोल डीजल का हाइक 12 रुपये 1 लीटर में बढ़ गया। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। कंप्लीटली सरकार इस बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। ऑल 12 पार्टियों ने वॉकआउट किया। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से एक तरफ जहां तेल और गैस के मोर्चे पर भारत का आयात बिल बढ़ रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के गेहूं की मांग भी बढ़ रही है। 2021 में यूक्रेन और रूस का वैश्विक गेहूं निर्यात 29% था। युद्ध की वजह से यूक्रेन और रूस से गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। 2021-2022 में भारतीय गेहूं सहित अन्य अनाज का निर्यात 54.50% तक बढ़ा है। यूक्रेन और रूस जो हैं वो करीब 29% कंट्रीब्यूट करते थे ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट में। अभी वहाँ युद्ध की स्थिति है, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतना गेहूं इन दोनों देशों से नहीं पहुँच रहा है। भारत के लिए एक बड़ा मार्केट बना है। आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है पिछले कुछ महीने में? जहाँ तक गेहूं की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि पिछले साल की तुलना में 21-22 में 54.50% की वृद्धि है। जब निर्यात बढ़ता है तो निश्चित रूप से किसानों को वाजिब दाम मिलते हैं। मैं समझता हूं कि ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की किसान हितैषी नीतियां और टेक्नोलॉजी का प्रवेश जो कृषि के क्षेत्र में हुआ, उससे निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन हम कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि किसान को अच्छा बाजार मिले और किसान अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन करे और किसान
ऐसी गुणवत्ता उत्पादित करे जो वैश्विक मानकों पर खरी उतर सके। जाहिर है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में समीकरण बदल रहे हैं। इसमें भारत के सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट के नए अवसर भी। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं यूक्रेन रूस जंग की। दरअसल आज यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव के नजदीक बोरोडेंका इलाके को रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया है। यूक्रेन के रक्षा विभाग ने एक ट्वीट करके कहा है कि कीव के बोरोडेंका इलाके में सिर्फ 42 दिन पहले तक करीब 13,000 लोग रहते थे, लेकिन रूसी सेना ने वहां पर लोगों को मारा और भारी तबाही मचाई। यूक्रेन ने कहा है कि वो पूरे यूक्रेन में यही करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है और अब बोरोडेंको को फिर से यूक्रेन का झंडा वहां पर लहरा दिया गया है। और हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।